So today we'll be talking about speech therapy for cleft palate or velopharyngeal dysfunction VPD. क्लेफ्ट पैलेट मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया पहले, और वेलोफैरिंजियल डिस्फंक्शन के बारे में हमने बात की थी कि जब कभी भी वीलम जो है वो डिसफंक्शनल हो, डिसफंक्शनल कई सूरत हाल में हो सकता है। बाज़ औक़ात उसका साइज़ जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होता वीलम का, और वो वेलोफैरिंजियल पोर्ट को बंद नहीं कर सकता, और बाज़ औक़ात जो है उसकी स्ट्रेंथ या उसकी मोबिलिटी का इशू होता है। ये दोनों सूरतों में हम उसको कहेंगे कि वेलोफैरिंजियल डिसफंक्शंस हैं। अब ये वेलोफैरिंजियल डिसफंक्शन या शॉर्टनेस ऑफ द पैलेट जो है ये दिस इज़ पॉसिबल, और ये भी हाइपरनेज़ैलिटी और क्लेफ्ट की तरह के जो है वो आपको इंडिकेटर्स जो है वो प्रेजेंट करता है। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे. So children with the history of cleft palate or submucous cleft are at risk of resonance and speech problems due to velopharyngeal dysfunction. So as previously told, yes, this is possible कि कोई भी बच्चा जो क्लेफ्ट पैलेट के साथ या सब म्यूकस क्लेफ्ट के साथ, क्लेफ्ट अंडर द म्यूकस इज सब म्यूकस क्लेफ्ट, तो ये सब म्यूकस क्लेफ्ट जब भी होगा या क्लेफ्ट पैलेट होगा, उसके नतीजे में नेज़ैलिटी के इश्यूज होंगे, जो और वो अमूमन हाइपर नेज़ैलिटी है, और हाइपर नेज़ैलिटी की वजह से एक्सेसिव रेजोनेंस जो है वो सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसकी इंटेलिजिबिलिटी बच्चे की कम हो जाती है। These problems include hypernasality, nasal air emission and compensatory articulation problems. Previously भी आपको ये बताया था, hypernasality तो होगी, उसके अलावा nasal air emission भी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि वैसे तो आपको पता है कि स्पीच की ज़्यादातर साउंड जो है वो ओरल साउंड्स हैं, लेकिन इस क्लेफ्ट की मौजूदगी में आवाज़ जो है वो नेज़ल भी होना शुरू हो जाती है। यानी कि ओरल इसका जो था मैनर ऑफ एयर स्ट्रीम, ज़्यादातर साउंड्स का जो था वो ओरल था, लेकिन इस केस के अंदर हम ये देखते हैं कि आवाज़ों का मैनर जो है वो ख़राब हो जाता है और वो नेज़ल साउंड्स कन्वर्ट हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरीके से कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन, द कंपनसेशन ऑफ आर्टिकुलेशन, चूँकि वो आर्टिकुलेशन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर वो स्ट्रक्चर्स नहीं मौजूद थे, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस थे, और एनाटॉमिकल डिफरेंसेस को सामने रखते हुए अब बच्चे ने कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करनी थी आर्टिकुलेशन की, लिहाजा वो एक कंपनसेट करता है आर्टिकुलेटरी साउंड्स को। जैसे कि ल बोलने के लिए उसको गम्स के साथ, अल्वियोलर रिज के साथ टिप ऑफ द टंग को लगाना था, लेकिन अब वहाँ पर अल्वियोलर रिज है ही नहीं, लिहाजा अब वो क्या करेगा, अब वो ये करेगा कि लेटरल साइड पर जो रिज होगी उसको जुबान को टच करेगा और ल बोलेगा। तो इसको हम कहते हैं लेटरल प्रोडक्शन ऑफ ल साउंड। सो बाज़ औक़ात जब ये सामने से आपके एल्वियोलर रिज डैमेज है, तो बच्चा जो है कंपनसेशन के लिए जो अपने साइड गम्स हैं उनको टच करता है और लेटरली प्रोड्यूस करता है ट ड न ल र। इस तरीके से साउंड जो है वो कंपनसेट करना शुरू कर देता है, बिकॉज एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स चाहिए थे, उसको एल्वियोलर रिज चाहिए थी, वो अपनी जगह पर नहीं है, लिहाजा वो कंपनसेट करता है। So some of the speech characteristic can also occur in children with no history of cleft palate for a variety of reason. अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बाज़ औक़ात एक बच्चे के अंदर क्लेफ्ट नहीं होता और एक बच्चे के अंदर उसका सॉफ्ट पैलेट भी ठीक है, मोबाइल भी है, फंक्शनल भी है, लेकिन अभी भी वो बच्चा हाइपर नेज़ैलिटी के साथ बोलता है। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब पहला रीजन तो ये हो सकता है कि उसकी फॉल्स लर्निंग थी, उसने जिसको बंदे को कॉपी करके अपनी लैंग्वेज सीखी थी, वो खुद ही हाइपर नेज़ैलिटी में बोलता था, लिहाजा इसने भी, बच्चे ने भी वैसे ही सीख लिया। एक ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ इसकी ये भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात चिल्ड्रन विद लो इंटेलिजेंस एक्चुअली दे एट टाइम्स एग्जिबिट इस किस्म की कंडीशन, और उसके अलावा आपकी हेल्थ कंडीशन जो है वो बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जहाँ पर आपकी बॉडी इंडेक्स, एनर्जी बॉडी इंडेक्स जो है वो कंप्रोमाइज़ होगा, जहाँ पर आप एनीमिया का शिकार होंगे, जहाँ पर आपकी हेल्थ के इश्यूज आएंगे, वहाँ पर लाइफ की विगर, लाइफ की जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रांगनेस ऑफ अ करेक्टर है, वो कम होता चला जाता है, और इंसान जो है वो डिप्रेशन के बाद इस तरीके से अपने वॉल्यूम को कम करता है और उसकी नेज़ैलिटी का एलिमेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है।
लिहाजा हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यस देयर आर फैक्टर्स विच आर ऑब्वियसली कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। कुछ ऐसे हैं जो कि इजीली आइडेंटिफाइड तो नहीं हो रहे, लेकिन उस नॉज़लिटी का जवाब हमें उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट के अंदर देखना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस से मुराद ये है डायग्नोसिस विद अ डिफरेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब हमने ये देख लिया कि जी जो हाइपर नज़लिटी है इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू इंटरवीन आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि आपने किस किस्म की थेरेपी करनी है। सो बाज़ औक़ात डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसलिए भी फ़ायदेमंद है क्योंकि आप एग्जैक्ट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपके सामने अवेलेबल है। सो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो स्पीच थेरेपी भी हो सकती है, वो सर्जरी भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकती हैं। लिहाजा हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज प्राइमरी, सर्जरी करें पहले इसकी या इसकी स्पीच थेरेपी करें या दोनों काम बैक वक्त करें। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस का सहारा ज़रूर लेना है, बिकॉज कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर सर्जरी रिकमेंड की जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर स्पीच थेरेपी रिकमेंड की जाती है, और बाज़ औक़ात ये दोनों सपोर्ट्स हमें बैक वक्त जो है वो दरकार हो सकती हैं। Velopharyngeal velopharyngeal dysfunction. Velopharyngeal dysfunction refers to a condition where the velopharyngeal valve does not close consistently and completely during the production of oral sounds. अब इन अल्फाज पर गौर कीजिए, वीलोफेरेंजियल डिसफंक्शन। अब वीलोफेरेंजियल डिसफंक्शन कब होगा? जब वीलोफेरेंजियल पोर्ट जो है वो पूरे तरीके से काम नहीं करेगा ओरल साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। वीलोफेरेंजियल पोर्ट क्या चीज थी? वीलोफेरेंजियल पोर्ट वो विलियम का जो हैंगिंग पोर्शन था, दैट वाज सपोज टू रेज, जब ओरल कैविटी से साउंड्स प्रोड्यूस होनी थी या ओरल साउंड्स प्रोड्यूस होनी थी, वो रेज करता था और नेजल एयरवे को ब्लॉक कर देता था। लिहाजा हम इसको यूं समझते हैं कि बाज़ औक़ात वीलोफेरेंजियल वॉल्व वो पूरे तरीके से काम नहीं करता, जिस वजह से हम इसको कहते हैं कि वीलोफेरेंजियल पोर्ट की काम कम करने की वजह से या काम इफेक्टिवली ना करने की वजह से वीलोफेरेंजियल डिसफंक्शंस होते हैं, और इसकी वजह से भी हाइपर नेजल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। दूसरी चीज है वीपीआई, वीलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी। अब इसके अंदर क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दैट प्रिवेंट्स एडिक्वेट वीलोफेरेंजियल क्लोजर। अब यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, यानी कोई सॉफ्ट पैलेट है वो तो अपनी मोबिलिटी कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स का ऐसा इशू है जिसकी वजह से वीलोफेरेंजियल पोर्ट जो पूरे तरीके से बंद नहीं हो पाता। सो हम इसको कह रहे हैं वीलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी। और ये बहुत कॉमन वॉइस डिसऑर्डर है, बहुत कॉमन वीलोफेरेंजियल डिसऑर्डर है, और इसकी वजह से बाज़ औक़ात शॉर्ट और एबनॉर्मल वीलम भी हो सकता है, और क्लेफ्ट पैलेट, ये सब म्यूकस क्लेफ्ट की सूरत में जब ये नज़र आते हैं हमें चीज़ें, तो हम इसको वीपीआई के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। सो वीलोफेरेंजियल डेफिशिएंसी क्या हो गई कि जब वीलोफेरेंजियल पोर्ट ना बंद हो। वीपीआई क्या हुआ? जब एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की वजह से वही सारे इफेक्ट्स हो रहे हो जो कि वीपीडी के अंदर हमें नजर आए। लिहाजा दोनों सूरतों के अंदर हमने ये रियलाइज किया कि बाज़ औक़ात स्ट्रक्चर्स कंप्रोमाइज हैं और बाज़ औक़ात जो है उसकी मूवमेंट कंप्रोमाइज है। दोनों सूरतों के अंदर इनसफिशिएंसी हो गई है वीलोफेरेंजियल पोर्ट की। वीलोफेरेंजियल इनकम्पिटेंस तीसरी एक और टर्म है। Incompetence refers to a neuromotor or physiological disorder which results in poor movement of velopharyngeal structure. अब velopharyngeal incompetence, competency का ताल्लुक एफिशिएंसी के साथ होता है। अगर आपका जो velopharyngeal पोर्ट है वो इनकम्पिटेंट है, मतलब पूरी तरीके से इफेक्टिवली काम नहीं करता, या उसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कि कोई मूवमेंट के डिसऑर्डर्स हैं, कोई न्यूरोमोटर कंट्रोल्स उसके अच्छे नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये वीलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी है। और दिस इज कॉमन इन इंडिविजुअल्स विद dysarthria ड्यू टू कॉर्टिकल डैमेज एंड व्हीलर पेरेसिस ड्यू टू क्रेनियल नर्व डैमेज। व्हीलर पेरेसिस वीकनेस ऑफ व्हीलम, और कॉर्टिकल डैमेज आपको पता है मोटर कंट्रोल आपके जो रीजन्स हैं
जब वो कंट्रोल नहीं कर पाते मूवमेंट्स को, तो इसको हम कहेंगे कि वीलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस हो गया। अब जरा गौर करें, वीलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी क्या थी और वीलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस क्या थी। वीलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस तो ये हो गया कि फिजियोलॉजी मुतासर है या मोटर कंट्रोल्स मुतासर हैं और वीलम पूरी तरीके से मूव नहीं करता और पेरेसिस का शिकार है। जबकि दूसरी तरफ जब हमने वीलोफेरेंजियल क्या था इनसफिशिएंसी, तो उसके अंदर हमने ये देखा था क्योंकि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स ऐसे इन्वॉल्व है कि एनाटॉमिकल फेलियर्स हैं या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन हो रही है और पूरे तरीके से अपरेटस काम नहीं कर पा रहा। सो वीपीआई हो या वीलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस हो या वीलोफेरेंजियल इनसफिशिएंसी हो, दोनों को हम कहेंगे वीलोफेरेंजियल डिसऑर्डर्स। ये सो दिस इज राइट ऑन टॉप वीपीडी, और वीपीडी के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी, वीपीआई और वीलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस। अब यहाँ पर एक और कंडीशन जिसका कि हमने पहले भी जिक्र किया कि बाज़ औक़ात ना तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ना मस्कुलर कंट्रोल्स के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन हो क्या रहा है कि देयर इज अ मिस लर्निंग। एक बच्चे ने लर्न ही उस साउंड को इस तरीके से किया है और उसको हम कहेंगे कि ये लर्नड मिस आर्टिकुलेशन है। मैं इसकी एग्जांपल आपको यूं देता हूं कि बाज़ औक़ात हमारे, आपको पता है हमारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे नेजलाइज्ड वॉवल्स हैं। अब वो नेजलाइज्ड वॉवल्स हमारी लैंग्वेज की मजबूरी है और हमने उनको ऐसे ही सीखा है, जैसे कि ऊंट, जैसे कि ईंट। अब ऊंट या ईंट ये दोनों नेजलाइज्ड वॉवल है और इनको ऐसे ही बोलना है। अगर आप ऐसे नहीं बोलेंगे तो ऊंट ऊंट नहीं रहेगा और ईंट ईंट नहीं रहेगी। लिहाजा हम कहेंगे कि यार ये तो एक हमारी लर्निंग का एलिमेंट है। लेकिन अगर इसी साउंड को जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके इसको एवेलुएट करेंगे या इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से एवेलुएट करेंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट बताएगा आपको कि ये तो ओरल साउंड थी, इसको नेजलाइज बोला जा रहा है, वो उसके ऊपर इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर तो नेजैलिटी है। लिहाजा लिहाजा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हमें ये चीज़ भी समझ आनी चाहिए कि बाज़ औक़ात हमारी कल्चरल लिमिटेशंस होती हैं, बाज़ औक़ात हमारी लर्निंग के इश्यूज होते हैं, और बाज़ औक़ात बच्चा जो है वो आपको पता है ना लैंग्वेज डेवलप करते हैं थ्रू इमिटेशन। वो जिसको बच्चा फॉलो कर रहा था या इमिटेट कर रहा था वो शख्स ही उसको गलत सिखा रहा था। लिहाजा ये भी हो सकता है कि इस किस्म की कंडीशन आपके सामने अराइज हो। तो ये सारी बातें बताने का मकसद क्यों है, क्या मकसद है? तो मकसद बड़ा सिंपल सा है कि हम इनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि कब वो इनकम्पिटेंस है, कब वो मिस लर्निंग है, वीलोफरेंजियल इनसफिशिएंसी है। सो इनकॉम्पिटेंस हो, इनसफिशिएंसी हो या मिस लर्निंग हो, इन तीनों के अंदर आप देखोगे कि थेरेपी जो है वो बदलती चली जाएगी। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट थेरेपी विल बी द मोस्ट सूटेबल, हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। तो वीपीआई को फर्क करना है मिस लर्निंग के साथ और उसको लर्न करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है इनसफिशिएंसी के साथ, जस्ट टू मेक श्योर कि आप राइट किस्म की थेरेपी को ऑप्ट कर सकेंगे। Indications for speech therapy. Speech therapy cannot change hypernasality or nasal emission due to abnormal structure, even if there is only a small gap which causes an inconsistent nasal rustle. अब याद रख लीजिए, यहीं पर अब हमने एक चीज, एक फैक्ट, एक हकीकत को समझ लेना है, और वो ये है कि स्पीच थेरेपी रिकमेंड नहीं की जाएगी अगर स्ट्रक्चर्स के अंदर एबनॉर्मेलिटी, अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मुतासिर हैं, सही एनाटमी नहीं। अगर एनाटमी सही नहीं है तो पहला काम ही आपने एनाटमी को ठीक करना है। लेट अस सपोज एक बच्चे का क्लेफ्ट है, उसका क्लेफ्ट अगर आप रिपेयर नहीं करेंगे तो जितनी मर्जी थेरेपी कर लो। तो वो पहली चीज तो थी ना, क्लेफ्ट को ठीक करो। क्लेफ्ट एक एनाटमी थी, एनाटमी को ठीक करो, उसको वापस अपने जो उसका उसके जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिवाइव करो, और जब वो रिवाइव हो जाएंगे फिर आप थेरेपी करें, आपको फर्क भी नजर आएगा। लेकिन क्लेफ्ट की मौजूदगी में चाहे वो फिस्चूला ही क्यों ना हो छोटा सा, तो इस सूरत हाल में भी आपकी थेरेपी इफेक्टिव नहीं होगी। अब थेरेपी से क्या मुराद थी? थेरेपी से यही मुराद थी कि हाइपर नेज़ैलिटी की जो परसेप्शन आ रही है उसको कम करना है।
ये जो हाइपर नेज़ैलिटी की जो फीलिंग आती है, एक बच्चा बोलता है हाइपर नेज़ैलिटी की आवाज के साथ, उसको कम करना है ताकि वो एक ऑर्डिनरी स्पीकर की तरह साउंड करे। लिहाजा ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब उसके स्ट्रक्चर्स और आर इन कंपैरिजन विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पर्सन जो अच्छी स्पीच बोलता है। लिहाजा दोनों को एक जैसा करने के लिए अब आपको खाली थेरेपी नहीं रिकमेंड करनी, बल्कि पहले जो है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को रिवाइव करना मकसद है। Speech therapy is usually not effective in improving nasality due to abnormal physiology. When there is VPI, surgery is required for correction. तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आपका पैलेट ही शॉर्ट है तो आप जितनी मर्जी थेरेपी कर लें वो काम नहीं बनेगा। भाई उसकी थेरेपी तभी इफेक्टिव होगी जब आप उसकी जो वो वीलोफरेंजियल इनकॉम्पिटेंस या वीलोफरेंजियल इनसफिशिएंसी है उसको आप इम्प्रूव कर लेंगे, उस सफिशिएंस उसको सफिशिएंट कर देंगे। अब वो सफिशिएंट करने के लिए अगेन आपको सर्जरीज का सहारा लेना पड़ता है और हमें जो है वो वीलोफरेंजियल पोर्ट्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं सर्जरी के जरिए। अब वो वीलोफरेंजियल पोर्ट्स क्या करते हैं कि वो चाहे आपका जो सॉफ्ट पैलेट था वो वीलम जो था वो शॉर्ट था, लेकिन आप उसको सर्जिकली इस कदर सपोर्ट कर देते हैं कि वो शॉर्टनेस होने के बावजूद वो उसको कंपनसेट कर पाता है और आपकी आवाज़ के अंदर से जो नेज़ैलिटी का एलिमेंट है वो कम हो जाता है। सो इन दोनों सूरतों के अंदर आप देख लीजिए स्पीच थेरेपी की अपनी लिमिटेशंस हैं। जब तक के रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे हमारी थेरेपी विल नॉट बी इफेक्टिव। सो दिस वाज द दिस वाज द कंसर्न जिसकी बेसिस पे आपको पहले भी कहा गया था कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है इट डज मैटर, बिकॉज यही डिटरमिन करते एक बच्चे के अंदर आप देख रहे हैं कि देयर इज अ ऑब्वियस क्लेफ्ट विजिबल, एक नजर आता है आपको क्लेफ्ट, अब उसकी थेरेपी हम क्या करेंगे? तो उसकी जो रेजोनेंस की थेरेपी हम उस पर तो काम नहीं कर सकते। हाँ, कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन अगर वो खुद नहीं कर रहा तो हम उसको सिखा सकते हैं जब तक सर्जरी नहीं होती, जब तक वो उसका जो है वो पैलेट रिपेयर नहीं हो जाता तब तक उसने कुछ ना कुछ तो बोलना है, उसके लिए हम उसको कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन इफ रिक्वायर्ड हम उसको सिखा सकते हैं। लेकिन एट अ लेटर स्टेज आपको फिर इसको भी अनलर्न करना पड़ेगा। जब ये सारे काम हो जाएंगे फिर उसको करेक्ट प्रोडक्शन की तरफ लेकर आओगे आफ्टरवर्ड्स। So, therapy is effective and appropriate if the individual demonstrate the following. अब थेरेपी वो तो पहले दो केसेस बता दिए कि उसमें इफेक्टिव नहीं होगी, अब इनके अंदर ये थेरेपी इफेक्टिव हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन प्रोडक्शन सेकेंडरी टू वीपीआई दैट कॉज नेजल एमिशन। बाज औकात कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन भी नेज़ैलिटी के परसेप्शन को बढ़ा देती है। तो एज अ थेरेपिस्ट हमने ये देखना होता है कि क्या ये जो कंपनसेटरी आर्टिकुलेशन कर रहा है इज इट एडिंग टू द फीलिंग ऑफ हाइपरनेज़ैलिटी, क्या ये हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन को बढ़ा रहा है, और अगर बढ़ा रहा है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। यस, स्पीच थेरेपी इज एडवाइज्ड देयर। मिसआर्टिकुलेशन दैट कॉज नेजल एयर एमिशन और हाइपरनेज़ैलिटी दैट इज फिनीम स्पेसिफिक। अब एक और चीज देखिएगा वो है मिस आर्टिकुलेशन। बाज औकात मिस आर्टिकुलेशन जो है वो भी हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शन को बढ़ा देती हैं। अब आर्टिकुलेशन क्या थी, मिस आर्टिकुलेशन क्या थी कि एक बच्चा ऐड करता है, ओमिट करता है, सब्सटीट्यूट करता है, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से वो मिस आर्टिकुलेट करता है बच्चा। तो बाज औकात उसकी मिस आर्टिकुलेशन हाइपरनेज़ैलिटी की परसेप्शंस को बढ़ा देती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर वॉवल साउंड से पहले नेजल आई कॉन्सोनेंट आए तो उसकी परसेप्शन कुछ और होती है, और अगर वॉवल के बाद नेजलाइज कॉन्सोनेंट आए तो उसकी परसेप्शन कुछ और होती है। अल्लाह अल्फाज के अंदर, वर्ड्स के अंदर अगर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट हैं तो उसकी परसेप्शन कुछ और होगी नेज़ैलिटी की, और अगर वर्ड्स के अंदर वॉइसलेस साउंड है तो उसकी नेज़ैलिटी की परसेप्शन कुछ और होगी। अब देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि दिस इज ऑल अबाउट द परसेप्शन, लिसनर्स की परसेप्शन की बात हो रही है। वो ये डिटरमिन करता है कि किसी की हाइपरनेज़ैलिटी कितनी है या ज्यादा है या कम है, ये तो एक लिसनर का एट्रीब्यूट है। लिहाजा जो लिसनर्स है वो ये फील करते हैं कि अगर वॉइस्ड कॉन्सोनेंट मौजूद हो लफ्ज के अंदर, अगर वॉइसलेस कॉन्सोनेंट मौजूद हो, अगर नेजलाइज कॉन्सोनेंट मौजूद हो वर्ड के अंदर, तो उनकी परसेप्शन फर्क होती है एज कंपेयर टू एज अदरवाइज। सो अब याद रख लीजिए कि जो जो प्लेस जो
किसी अल्फाज की जो कॉन्सोनेंट वॉवल अरेंजमेंट है उससे भी फर्क पड़ता है किसी वर्ड की परसेप्शन पे। और बिल्कुल इस तरीके से आप यूं समझ लीजिए कि अगर एक बच्चा सब्स्टिट्यूट करता है, हर चीज के अंदर एक न साउंड ऐड करता चला जा रहा है, या वो एक वॉइस कॉन्सोनेंट ऐड करता चला जा रहा है, या एक वॉइसलेस कॉन्सोनेंट ऐड करता चला जा रहा है, उस सूरत हाल में भी परसेप्शन जो है वो मुख्तलिफ होगी। तो ये फनीम स्पेसिफिक बिहेवियर है। अगर ये फनीम स्पेसिफिक बिहेवियर है, हम इसको भी ठीक कर सकते हैं और इसके लिए भी थेरेपी इफेक्टिव हो सकती है। हाइपरनेजेलिटी और वेरिएबल रेजोनेंस ड्यू टू एप्रेक्सिया। अब एप्रेक्सिया क्या चीज थी? एप्रेक्सिया जो थी वो प्लानिंग के साथ इसका ताल्लुक था। अब प्लानिंग से क्या हुआ? मोटर कंट्रोल्स थे, बाज़ औक़ात मोटर कंट्रोल्स अच्छे नहीं होते, उसके नतीजे में हाइपरनेजेलिटी की परसेप्शन बढ़ जाती है। अब हाइपर फॉर एग्जांपल पूरा मुंह नहीं खोल पा रहा, जबान ज्यादा मूव नहीं कर पा रही, तो परसेप्शन ऑफ नेजेलिटी बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा हम ऐसे बच्चों को एडवाइस करते हैं कि अपना मुंह को खोल के फ्रंटल फोकस के साथ बात करें। आप की रेजोनेंस बेहतर महसूस होगी, आपकी रेजोनेंस जो है वो हाइपरनेजेलिटी की तरफ नहीं जाएगी। Hypernasality or nasal emission following surgical correction. This is because changing structure does not change function. The child may need to learn to use the corrected velopharyngeal wall through auditory feedback. बाज़ औक़ात ये होता है कि सर्जिकल करेक्शन करने के बाद, सर्जिकल करेक्शन होने के बावजूद भी बच्चा जो है वो अच्छी और क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकता। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसकी वजूहात हो सकती हैं कि वो प्रीवियस लर्निंग, जिससे वो पहले बोल रहा था, वो उसी को फॉलो करना चाहता है, या जो नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होने के बाद उसको जिस तरीके से बोलना चाहिए उसको बोलना नहीं आ रहा। अगेन योर रोल इज ऑब्वियस देयर कि स्पीच थेरेपिस्ट जो है उसको एडवाइस करे, उसको गाइड करे कि आप तुम्हारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बेहतर हो गए, अब आप इस साउंड को इस जगह से बोल सकते हो, कंपनसेट ना करो बल्कि सही आर्टिकुलेट करो। हमारा एक रोल जो है वो डेवलप हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। सो आउट ऑफ ऑल दिस सिटिंग वी हैव लर्नड कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर थेरेपी जो है वो एक क्रूशियल रोल अदा कर सकती है। लेकिन हमने ये देखा कि जब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स कंप्रोमाइज थे, जब फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर्स जो थी वो कंप्रोमाइज थी, तो वहां पर थेरेपी becomes a secondary option. प्राइमरी ऑप्शन जो थी वो सर्जिकल इंटरवेंशन ही थी। सो ये याद रख लीजिए कि हम वीपीआई और वीलोफिरिंजियल इनसफिशिएंसी हो या इनकॉम्पिटेंस हो या मिस लर्निंग हो, इनको पहले आप डिफरेंशियली डायग्नोस कीजिए, बिकॉज आपकी थेरेपी या आपकी इंटरवेंशन डिपेंड करेगी कि आप किस किस्म के क्लाइंट्स के साथ